अगर आपका फोकस गुलखेड़ी है केवल मात्र, मैं आपको इतना समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे ये लगता है कि आपका फोकस केवल मात्र गुलखेड़ी पर है। ऐसा कोई फोकस नहीं है भैया, लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आप आने वाले समय में विधायक बन गए तो गुलखेड़ी के अवैध धंधे को आप बंद करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे, सिंपल सा सवाल। अच्छा, वेश्यावृत्ति सबसे बड़ी समस्या है आपकी तहसील में। समस्या नहीं कह सकते, मजबूरी कह सकते हैं उन औरतों की जो अपना घर नहीं चला पा रही है, जो भी तमाम सारी चीज़ें। तो ये कहाँ तक सही मानते हैं आप बार बार जो सवाल उठा रहे हो कि यहाँ पे अवैध धंधे होते हैं और नहीं होते हैं? क्या आप बताइए, होते हैं तो सवाल तो पूछूंगा। आपकी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से गिरीश जी भंडारी भी है, मंजुलता शिवहरे जी का भी नाम आ रहा है, रघु परमार जी का भी नाम आ रहा है। एक आप हो जो सबसे युवा लगे मुझे, और आपकी दावेदारी भी मतलब मुझे काफ़ी ढंग से सही लगी। तो समाज के तौर पर आप आंकड़ा समझा सकते हैं कि ये जो जनरल वाले जो बंदे बैठे हुए हैं एकदम शेर की तरह हड़पने के लिए, उनके बीच में आप कैसे फिट बैठ पाएंगे? जी नमस्कार राजगढ़ वासियों, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नरसिंहगढ़ की विधानसभा में घूम रहे हैं, वहाँ के प्रत्याशियों की तलाश कर रहे हैं कि वहाँ से कौन कौन दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन एक युवा हमारे बगल में बैठे हुए हैं, रोमी धपानी जी नाम है इनका नाम आपने सुना नहीं होगा क्योंकि पहली बार मेरे ख्याल से इंटरव्यू हो रहा है रोमी भैया आपका म्हारो राजगढ़ के चैनल पर। तो सवालों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी क्योंकि युवा भी हैं, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना? निश्चित रूप से बिल्कुल, आप सवाल लेने बैठे और हम जवाब देने के लिए, इसमें कोई गुंजाइश की बात नहीं है। रोमी भैया, पहला सवाल आपसे यही है, नरसिंहगढ़ से दावेदारी क्यों करना चाहते हैं? यहाँ तो जो है जनरल सीट का कब्जा है, फिर आप कैसे यहाँ पर फिट बैठ पाएंगे? देखिए, दावेदारी का मुख्य कारण मेरा यह है कृष्णपाल भाई कि एक तो मेरा क्षेत्र है और मेरी जो जन्मभूमि है वो नरसिंहगढ़ विधानसभा में ग्राम हुलखेड़ी है। तो इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि मैं क्यों यहाँ से दावेदारी कर रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो कांग्रेस पार्टी है, जिस पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, तो सीधा साधा उनका एक उद्देश्य, उनका यही कहना है कि इस बार या अगली बार अब उन्हें ही टिकट दिया जाएगा जो जिस क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो दावेदारी का तो ये यहाँ पे मसला ही ख़त्म हो चुका है। तो गुलखेड़ी से हैं इसलिए दावेदारी कर रहे हैं या फिर नरसिंहगढ़ में कुछ पकड़ भी है आपकी? देखिए, पकड़ ऑन कैमरा पकड़ किसी कोई बता नहीं सकता है कि किसकी कितनी पकड़ होती है। जब आप सर्वे करेंगे आपके आधार पे, तो अब आपको मेरी पकड़ और युवाओं में युवा क्या मुझसे अपेक्षा करते हैं ये आपको समय नज़र आएगा। अच्छा रोमी भैया, एक और सवाल था, गुलखेड़ी में आपने जन्म लिया है, हुलखेड़ी गांव है जो कि कुरावर के नज़दीक है। अच्छा जी, गुलखेड़ी है भैया, गुलखेड़ी अभी सवालों में दिक्कत हो जाती। अच्छा ठीक है, तो गुलखेड़ी के ऊपर एक सवाल करना चाहता हूँ। आपके बगल में फार्म हाउस पे बैठे? बिल्कुल बगल में ही गांव है और मेरा सामाजिक गांव है, आप निश्चित रूप से पूछिए। आपका समाज का गांव है और अवैध शराब का धंधा करता है, और तो रोमी भैया थोड़ा सा समझाया नहीं, कभी आपने प्रयास नहीं किया कि अवैध शराब का धंधा क्यों करते हो भाई आप? जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है कृष्णपाल भैया। अवैध शराब का धंधा होता है, केवल मात्र 5% या 3% लोग ये धंधा करते हैं, और मेरे ख्याल से अगर आप पूरा मध्य प्रदेश घूमेंगे तो हर गांव में 3-4-5% लोग कहीं ना कहीं अवैध शराब बेचते होंगे। लेकिन पूरा का पूरा गांव बेच रहा है ना भैया, ये तो गलत है ना। और राजगढ़ जिला नशे में डूबा हुआ है केवल गुलखेड़ी और 2-4 गाँवों के चक्कर में, तो फिर ये तो गलत चीज़ है ना। नहीं, आप ये नहीं कह सकते कृष्णपाल भाई कि पूरा राजगढ़ जिला गुलखेड़ी के वजह से डूबा हुआ है। गुलखेड़ी नहीं, 4-5 गांव ऐसे हैं जिनकी वजह से डूबा हुआ है, और मैंने तो 17 गाँव की लिस्ट निकाली थी। 17 गांव की लिस्ट है ना, तो एक अकेले गुलखेड़ी पे क्यों अपन भाई दाग लगा सकते हैं? आप नरसिंहगढ़ से है ना, तो गुलखेड़ी तो मेन है, मेन रोल तो गुलखेड़ी का है नरसिंहगढ़ में। चलिए, गुलखेड़ी, अगर आपका फोकस गुलखेड़ी है केवल मात्र, मैं आपको इतना समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपका फोकस केवल मात्र गुलखेड़ी पर है। ऐसा कोई फोकस नहीं है भैया, लेकिन मैंने सवाल इसलिए पूछा कि आप आने वाले समय में विधायक बन गए तो गुलखेड़ी के अवैध धंधे को आप बंद करवा पाएंगे कि नहीं करवा पाएंगे? सिंपल सा सवाल। ये बात अपन कर सकते हैं कि इसलिए मेरा फोकस गुलखेड़ी पे था। बिल्कुल, ये बात अपन कर सकते हैं कि जो गुलखेड़ी गांव है, वैसे मैं मूल निवासी हुलखेड़ी का हूँ, लेकिन गुलखेड़ी में भी मेरी समाज रहती है। करौंदी पंचायत है, इस पूरी पंचायत का नाम करौंदी है। यहाँ पे 2-3% कुछ लोग जो कि सामान्य रूप से पूरे मध्य प्रदेश में हर गांव में करते हैं, वैसा यहाँ करते हैं, लेकिन ये चर्चित ज़्यादा इसलिए हो गया कि थोड़ा सा बड़े पैमाने पे यहाँ पे होने लग गए। इसका कारण मैं मानता हूँ शासन और प्रशासन, दोनों लोगों को मानता हूँ इसका कारण। देखिए, शराब इनके घरों में तो बन नहीं रही होगी, कहीं ना कहीं सरकार जिन लोगों को ठेके देती है
या फिर सरकार के ही द्वारा पहुंचाई जा रही हो। और मैं तो आरोप लगाता हूँ ना, मैं सीधा आरोप आपके कैमरे के सामने लगाता हूँ, उनके पास शराब आ कहाँ से रही है। और यदि ये शराब ला के अवैध रूप से बेच भी रहे हैं तो इसे बंद करवाने के लिए कि सरकार के पास एक थोड़ा सा भी अवसर नहीं आ पाया कि इन लोगों के साथ जाएं, इन लोगों के साथ बैठें, इनकी पीड़ा को समझे, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। सरकार को जाना चाहिए था। 20 साल से भाजपा सरकार पूरे मध्य प्रदेश में है और 20 साल के ही अंदर सबसे ज़्यादा अवैध धंधे बढ़े हैं, चाहे वो किसी भी समाज के हों। अवैध धंधा या कोई क्रिमिनल किसी समाज का नहीं होता है। ये मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान भी कहते हैं। अच्छा रोमी भैया, एक टेक्निकल सवाल में इसमें मैं करना चाहता हूँ आपसे। मान लीजिए टिकट मिल गया, मान लीजिए विधायक की दावेदारी करी, भगवान करे आप विधायक की कुर्सी पर बैठे, विधायक की कुर्सी मिल गई, तो क्या आप इन गांवों को हटा पाएंगे जो नरसिंहगढ़ में अभी मौजूद है, जो अवैध शराब का धंधा करते हैं? देखिए, गाँव को हटाना उचित नहीं होगा और ना कोई इसका धंधा हटा पाएंगे? हाँ, धंधा हटना चाहिए और उससे पहले हटना चाहिए। मैं विधायक बनूं उसके बाद हटेगा, ये कोई बात नहीं होती है। ये आप बोलो ना, वादा करो कि भैया अगर मैं बन गया तो ये वाली जो किल्लत है मैं ख़त्म करूँगा। मैं ऑन कैमरा वादा करता हूँ, मैं विधायक बनूं या ना बनूं, अवैध धंधे से इसका कोई लेना देना नहीं। अवैध धंधा चाहे गुलखेड़ी में हो या किसी गाँव में हो, मेरा जहाँ पे बस चलेगा, जहाँ पे मैं घूमूंगा, मुझे जहाँ दिखाई देगा मैं बंद करने का पूरा प्रयास करूँगा। मैं ऑन कैमरा आपसे वादा करता हूँ। अच्छा, वेश्यावृत्ति सबसे बड़ी समस्या है आपकी तहसील में। समस्या नहीं कह सकते, मजबूरी कह सकते हैं उन औरतों की जो अपना घर नहीं चला पा रही है, जो भी तमाम सारी चीज़ें। लेकिन ये कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक गलत है भैया? क्योंकि इसमें जो व्यक्ति जाते हैं, रात के अंधेरे में अमीर आदमी जाएगा, दिन के उजाले में गरीब चला जाएगा, तो ये कहाँ तक सही मानते हैं आप? देखिए, वेश्यावृत्ति कहीं ना कहीं एक अवैध धंधा ही माना जाएगा, लेकिन उसके पीछे भी मैं दोबारा फिर कहूँगा कि उनके पीछे की मजबूरी जानने का प्रयास सरकार क्यों नहीं कर पाती है। उन गाँवों में या उन ऐसी जगहों पे जहाँ पे ये सब अवैध धंधे होते हैं, उनके बीच सरकार या शासन प्रशासन बैठ के बात क्यों नहीं कर पाता है। उनकी समस्याएं क्या है? उनकी समस्या है कि कोई भी अवैध धंधा होता है या कोई भी अवैध हो या वैध हो, 2 पैसे कमाने के लिए होता है, ठीक है। अब अवैध धंधा कोई कर रहा है तो पैसे के लिए वाजिब बात है, इतना आप भी समझते हो ना, मतलब इस चीज़ को। बिल्कुल बिल्कुल, पैसे के लिए तो कर रहे हैं, लेकिन अवैध धंधा कर रहे हैं, गलत है ना भैया? पैसे के लिए ही कर रहे हैं। तो क्या हमारी सरकार 20 साल से जो शिवराज सिंह जी बैठे हैं और यहाँ के जो विधायक बैठे हुए हैं इतने सालों से, क्या वो इन लोगों की पीड़ा को नहीं समझ पाए? आप समझ पाएंगे भैया, यदि नरसिंहगढ़ में टिकट मिलता है तो आप समझ पाएंगे। मैं निश्चित रूप से विधायक आप विधायक पे मत जाइए, मैं नहीं भी बना सर, मैं बोल रहा हूँ, चलिए विधायक की कुर्सी आपको मिल गई, आप दावेदारी भी कर रहे हैं, अगर विधायक की कुर्सी मिल गई तो क्या अवैध शराब का धंधा, क्या वेश्यावृत्ति का धंधा नरसिंहगढ़ से हटा पाएंगे रोमी भैया? हटा पाऊंगा नहीं, जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। वादा है? वादा है। ऐसा नहीं हो वो वोटर नाराज हो जाए, आप ही के चाहने वाले हैं वो भी। उन्हें नाराज नहीं होने देंगे ना, उनकी पीड़ा को समझेंगे। उनका, मैंने वही बता रहा था, मैं अपनी बात थोड़ी सी ब्रेक हो गई बीच में जी। कि उनका सीधा सा फंडा है रोजगार। हम लोग रोजगार पैदा करेंगे ना वहाँ पे। लेकिन जो शराब में कमाई है वो कमाई नहीं दे पाएंगे ना, एक बार खून लगता है तो फिर छूटता नहीं भैया। फिर ऐसे लोगों को जड़ से भी उखाड़ फेंकेंगे। ये पक्की बात है। पक्की बात है भाई, हम उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करेंगे। हालांकि पैसा कम होगा उसमें, उन्हें समझाएंगे, लेकिन आप अच्छा जीवन यापन करो, आपके बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, अच्छी स्कूली शिक्षा दो, अच्छे माहौल में स्पोर्ट्स में निकालो, तो और हम आपको रोजगार की व्यवस्था करेंगे। अच्छा भैया, आप राजनीतिक पे आ जाते हैं। आपकी कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी से आप दावेदारी कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से गिरीश जी भंडारी भी है, मंजुलता शिवहरे जी का भी नाम आ रहा है, रघु परमार जी का भी नाम आ रहा है, एक आप हो जो सबसे युवा लगे मुझे, और आपकी दावेदारी भी मतलब मुझे काफ़ी ढंग से सही लगी। तो समाज के तौर पर आप आंकड़ा समझा सकते हैं कि ये जो जनरल वाले जो बंदे बैठे हुए हैं एकदम शेर की तरह हड़पने के लिए, उनके बीच में आप कैसे फिट बैठ पाएंगे? देखिए, पहली बात तो जिस कांग्रेस परिवार से मैं आता हूँ, जिस कांग्रेस परिवार का सेवक हूँ और कार्य करता हूँ, वहाँ जाति समाज का कोई, ना किसी धर्म का ना जाति समाज का कोई मूल्य नहीं है। वहाँ सबको एक नज़रिए से देखा जाता है। लेकिन आपके सवाल का सिर्फ इतना जवाब रहेगा कि जो नरसिंहगढ़ विधानसभा क्षेत्र है, मेरा दावेदारी और जीतने का कारण एक ये भी हो सकता है कि यहाँ पे मैं एक एससी वर्ग से आता हूँ और एससी वर्ग की जो जनसंख्या है कहीं ना कहीं लगभग 65-70 हज़ार के आसपास है, और एससी और एसटी को जोड़ के ही देखा जाता है हमेशा, तो लगभग 11, 12, 13, 15 हज़ार के आसपास एसटी की भी जनसंख्या, तो कहीं ना कहीं 80-85 के आसपास आंकड़ा इनका फिट बैठता है। और ओबीसी जो पिछड़ा हमारा समाज है
और मैं एससी से आता हूँ तो मैं पिछड़े वर्ग को बड़ा भाई मानता हूँ, ठीक है। तो मैं बड़ा भाई जो मानता हूँ, हमारा पिछड़ा समाज है वो लगभग 60-65 हज़ार वो है। तो सीधा साधा मतलब जनरल वालों के वोट चाहिए ही नहीं आपको, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, जनरल वाले के, आपने पूरी बात सुनी नहीं, जनरल वाले के वोट क्यों नहीं चाहिए? जनरल हमारा मार्गदर्शक है और उनके मार्गदर्शन में मैं यही कहता हूँ, जनरल जो हमारे सामान्य स्वर्ण वर्ग के जो हमारे बड़े भाई हैं, हमारे साथी हैं, कांग्रेस परिवार के हैं या कांग्रेस परिवार के बाहर से हैं, उनसे हमारा यही कहना है कि हम पिछड़े लोग हैं, अति पिछड़े लोग हैं, हमें ऐसी सीटों पे जगह दो। वैसे भी नरसिंहगढ़ जो विधानसभा है, आप बार बार जो सवाल उठा रहे हो कि यहाँ पे अवैध धंधे होते हैं और नहीं होते हैं क्या? आप बताइए। होते हैं तो सवाल तो पूछूंगा। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ, जब अवैध धंधे होते हैं, सारी चीज़ें होती है, हमारे पीछे जब सामान्य वर्ग इस चीज़ में विफल रहा है तो हमें एक बार अवसर मिलना चाहिए और हमारा मार्गदर्शन करे सामान्य वर्ग, हमें आगे लाने का प्रयास करे। और पूरे भारत देश में दोनों पार्टियां, बीजेपी और कांग्रेस, जब ये कहती है कि एससी एसटी हमारा भाई, हमें इनके साथ लेके चलना है, हमें इन्हें आगे बढ़ाना है, तो आगे बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा आधार तो यही होगा, उन्हें विधानसभा और लोकसभा पहुँचाया जाए। तो हमारी तो कांग्रेस से भी यही मांग रहेगी। जब कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का कहती है कि राहुल गांधी जी भी कहते हैं, खड़गे साहब भी कहते हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी भी कहते हैं और उसके बाद कमलनाथ जी भी कहते हैं और कांग्रेस पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता ये कहते हैं कि एससी को हम साथ लेके चलते हैं और एससी के आरक्षण के समर्थक हैं। जब आरक्षण के समर्थक हैं तो कहीं ना कहीं यह आरक्षण पार्टी के अंदर शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, तो मतलब ये मान रहे हैं अगर टिकट नहीं मिला तो इन सारे बड़े नेताओं से नाराज़ तो नहीं होंगे ना? नहीं, हमारी पार्टी ने हमें नाराज़ होना नहीं सिखाया। पार्टी एक हमारी माँ है। ये मोदी जी की नकल कर रहे हैं आप? मैं किसी की नकल नहीं कर रहा हूँ, मोदी जी की नकल मैं करना भी नहीं चाहूँगा और उनसे उनकी नकल होगी भी नहीं, क्योंकि हमें जनता के दिल में जगह बनानी है, तो उनकी नकल करना उचित नहीं होगा। तो यही बात है कि हमारा मार्गदर्शन करे हमारा स्वर्ण समाज। और आपने जो पूछा, यदि स्वर्ण समाज को टिकट मिलता है तो मैं किसी तरीके का कोई विरोध नहीं करूँगा। पक्का साथ देंगे आप? पक्का साथ दूंगा। रघु जी को टिकट मिल गया तो साथ देंगे कि नहीं? रघु जी क्या, किसी को भी टिकट मिलेगा, मैं किसी व्यक्ति का समर्थन नहीं करूंगा, मैं कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हुए जी जान लगा दूंगा। पक्की बात है? पक्की बात है। अच्छा, अगर टिकट मिल गया तो महाराज जी को टक्कर दे पाएंगे अगर सामने से वही खड़े हुए वर्तमान विधायक? देखिए, राज्यवर्धन सिंह जी को टक्कर देने का जो आपने सवाल किया है, मैं उस सवाल को उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि बीजेपी अभी इस समय लाइन में ही नहीं है। ऐसा कैसे बोल रहे हैं आप? ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि 160 सीटों से कम नहीं आएगी। आप अगला इंटरव्यू सरकार आने के बाद ले लेना मेरा। और नरसिंहगढ़ विधानसभा 100 में से 100% हम जीतेंगे। पक्की बात है? पक्की बात है। 100 में से नरसिंहगढ़ पर कब्जा रहा है बीजेपी का, गढ़ रहा है एक तरह से। देखिए, ऐसा है, कब्जा कभी ना कभी तो टूटता है और ये जो अवैध कब्जा जो है, एक तरीके से मैं इसको अवैध कब्जा कहूँगा। बीजेपी की सरकार अवैध कब्जे वाली सरकार है, ऐसा बोल? अवैध कब्जे वाली सरकार है। 28-30 MLA हमारे खरीदे गए थे पैसे के बलबूते पे, तो आप नहीं मानते हो कि अवैध है? तो अवैध अनेक लोग मान लीजिए, देश है ये। पार्टी ने सम्मान नहीं दिया इसलिए गए ना, वो खरीदे थोड़ी गए। पार्टी ने तो बहुत सम्मान दिया था, लेकिन उनकी अपेक्षाएं इतनी थी कि पार्टी कहाँ तक उचित समझती हूँ उनकी अपेक्षाओं को। देखिए, राजघराने, बड़े बड़े जो राजघराने हैं, इनको आदत और लत कहूँगा मैं, इन्हें लगी हुई है हराम की। अच्छा, मैं सिंधिया जी को बोल रहा हूँ, ऑन कैमरा बोल रहा हूँ कि पहले तो पूजा करते थे सिंधिया जी की, अब ऑन कैमरा उनको गालियाँ दे रहे हैं। ये राजगढ़ जिला है, यहाँ सिंधिया जी का कभी कदम भी नहीं पड़ने दिया है कांग्रेसियों ने। अब बीजेपी को देखते हैं, बीजेपी क्या करती है। हालांकि ये अच्छा हुआ है कि सिंधिया जी पहले यहाँ महाराज थे, अब भाई साहब हो गए उधर जाके, तो ये ऐसा है क्या? ये बहुत अच्छा हुआ है। मतलब ये है कि सिंधिया जी भी बिके हैं? बिके हैं, स्वाभाविक बिके हैं। उनके पास तो काफ़ी पैसा है, खरीदने की किसकी औकात भी है? तो पैसा था तो फिर पार्टी क्यों छोड़ी? ऐसा पद नहीं दे पा रही थी ना कांग्रेस। और कौन सा पद चाहिए था? 28 में CM ही तो बन जाते हो। ये अभी तो कमलनाथ जी हैं। कमलनाथ जी कौन सा कुर्सी छोड़ने वाले थे? नहीं, कमलनाथ जी कुर्सी छोड़ने वाले नहीं थे। ये तो कोई, अब ये बात तो देखो हाईकमान की है, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और पूरा मध्य प्रदेश उन्हें ये तो जानता था कि भावी मध्य प्रदेश के नेता हैं कांग्रेस के। अभी भी जानते हैं कि बीजेपी के भावी नेता है। जो आदमी सरकार बदल सकता है, आपकी रोटी छीन सकता है, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। देखिए, शिवराज सिंह जी होते हुए मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि शिवराज सिंह जी और नरोत्तम मिश्रा जी उन्हें यहाँ पे मुख्यमंत्री बनने देंगे। चलिए, देखा जाएगा, भविष्य की बात है। रोमी भैया, बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके, और आपका नाम भी आज इस फहरिस्त में जुड़ गया है। हमारा जो चैनल है वो लगातार जो है ज़मीनी हकीकत दिखाता है, तो जिस भी नेता के पास जाते हैं अंत में बस उससे अपील करवाने की एक बोलते हैं, एक परंपरा है हमारी
अपील करवा दीजिए एक बार कि भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, सभी साथियों से, सभी जिला वासियों से, हमारे राजगढ़ के जितने भी श्रोता हैं जो भी वीडियो देखते हैं, सभी से मेरा आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है आपके छोटे भाई रोमी धापानी का, मेरे भाई जो कृष्णपाल जी हैं उनका जो यूट्यूब चैनल है म्हारो राजगढ़, उनको अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोमी भैया, मज़ा आया आपसे बात करके।